Hello everyone and welcome back to my channel. In the previous video we started with secondary market, that was part 4 of chapter 2. This is part 5. So it first topic is stock trading से related questions हैं इसमें. What is screen based trading? तो stock exchange में जब पहले trading होती थी इंडिया में तो वो open आउटक्राई सिस्टम होता था. ओपन आउटक्राई सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे जो है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बिडिंग करते थे. ऑक्शन होता था, शेयर्स सिक्योरिटीज जो कंपनी इशू कर रही है और जो इन्वेस्टर्स होते थे वो बोली लगाते थे. बिडिंग मतलब बोली लगाते थे. ठीक है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था. देयर वाज नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. लेकिन ये सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग था, इनएफिशिएंट था. सो इसलिए धीरे धीरे एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया, जहाँ पे मेंबर्स जो हैं जितनी भी क्वांटिटी सिक्योरिटीज की उन्होंने ट्रेड करनी है, जिस प्राइस पे करनी है, वो सारी डिटेल्स कंप्यूटर पे एंटर करते हैं और जैसे ही उनको बेस्ट डील मिल जाती है, राइट, ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड. सो इसमें व्हाट इज स्क्रीन बेस्ड? इट इज ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जहाँ पे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली मेंबर्स जो हैं सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं. व्हाट इज नीट? एनएससी इज द फर्स्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड जिन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया फॉर ट्रेडिंग, राइट. एंड ट्रेडिंग सिस्टम का क्या नाम है? ट्रेडिंग सिस्टम का नाम है नीट, विच इज नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग. तो ये आपका हाईलाइट में कर देती हूँ, नीट की फुल फॉर्म है, राइट. सो यहाँ पे सर्वर बेस्ड ये एप्लीकेशन है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम है. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ट्रेडिंग से रिलेटेड वो स्टोर हो जाती है मेमोरी डेटाबेस में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्लेस ऑर्डर विद द ब्रोकर. तो ब्रोकर के ऑफिस में वन कैन गो, ये ऑप्शंस है. आप ब्रोकर के ऑफिस में इन्वेस्टर जा सकता है, या फोन में इंटरनेट के थ्रू या एसएमएस के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, or as defined in the model agreement where every client need to enter into with his or her broker. तो ये methods है. Now next question is how does investor get access to internet based trading facility? इन्वेस्टर को कैसे एक्सेस मिलेगा अगर उसको ट्रेडिंग करनी है थ्रू इंटरनेट? तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं एनएससी पे जो इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, राइट. इस फैसिलिटी के थ्रू इन्वेस्टर जो है सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करता है थ्रू इंटरनेट. लेट मी अंडरलाइन दिस प्रॉपर्ली, राइट. सो ये जो इंटरनेट है वो इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम अ कंप्यूटर. ठीक है, इन्वेस्टर अपने घर से ही, अपने रेजिडेंस से ही, जो उसके घर पे कंप्यूटर है, ही कैन विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर एंड विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट इन्वेस्टर जो है वो सिक्योरिटीज खरीदता है या बेच सकता है, जो भी उसको करना है, राइट. एंड ही कैन ऑल्सो अपने घर के अलावा भी अगर कहीं पे जो कंप्यूटर है, ठीक है, तो क्लाइंट जो है वो कहीं से भी सिक्योरिटीज को बेच या खरीद सकता है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. ओके, व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ ट्रेडिंग? सो आप एक तो पर्सनली ब्रोकर से मीट कर सकते हो, ऑर्डर फोन कर सकते हो, ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो फोन पे, राइट, थ्रू दी एसएमएस ऑल्सो. एंड देयर आर अदर सिक्योरिटी मेजर्स जैसे रजिस्टर्ड फोन या सेल नंबर या पासवर्ड यूसेज या आइडेंटिफिकेशन थ्रू सिक्योरिटी क्वेश्चंस. इस तरह these are other means which are used for trading purposes. पहले तो सिर्फ ब्रोकर के पास जाकर या फोन के थ्रू ऑर्डर प्लेस करके ट्रेडिंग होती थी, लेकिन अब ब्रोकर्स ने अलाउ कर दिया है कि ट्रेडिंग इज पॉसिबल थ्रू एसएमएस ऑल्सो. नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट? कॉन्ट्रैक्ट नोट एक तरह से कंफर्मेशन है ऑफ ऑल द ट्रेड्स विच आर डन. ठीक है, अब इन्वेस्टर जो है क्या करता है? इन्वेस्टर को क्लाइंट भी बोलते हैं, ठीक है. तो एंड देयर इज अनदर पार्टी विच इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर, राइट. तो अगर
इन्वेस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मेंबर को कि वो इतने शेयर्स खरीदे या बेचे, तो ट्रेडिंग मेंबर विल डू द सेम, ही विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर। लेकिन साथ में व्हाट मेंबर ट्रेडिंग मेंबर विल डू, he will send the contract note, that is a confirmation of trade। एक तरह से कंफर्मेशन है कि ट्रेडिंग मेंबर जो कंफर्मेशन ये इन्वेस्टर को देगा कि ये सारी जो ट्रेडिंग है वो मैंने की है एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। सो लेट मी रीड द डेफिनेशन विच इज गिवन इन द बुक। सो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है? कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड्स which is done on a particular day on behalf of the client by trading member। तो ट्रेडिंग मेंबर कंफर्मेशन दे रहा है कि मैंने ये सारी ट्रेड्स या जो भी सिक्योरिटीज बेची खरीदी गई हैं वो मैंने कर दी है ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल है। ठीक है, अगर कभी भी इन्वेस्टर यानी कि क्लाइंट के और ट्रेडिंग मेंबर के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट हो जाता है विद रिगार्ड टू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, तो ये डिस्प्यूट और क्लेम्स सेटल हो सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट से ही ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि अगर कंप्लेंट भी फाइल करनी है अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर तो कंप्लेंट तभी फाइल होगी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा। राइट, सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, इसमें डिटेल्स होनी चाहिए ट्रेड की, स्टैम्प विद रिक्विजिट वैल्यू, इट शुड बी साइंड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो डुप्लीकेट फॉर्म में होता, डुप्लीकेट में बनाना चाहिए, एक कॉपी ट्रेडिंग मेंबर के पास और दूसरी जो है क्लाइंट के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिटेल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट इशूड बाय द स्टॉक ब्रोकर। अब ब्रोकर जो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है और देता है इन्वेस्टर को, क्लाइंट को, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती है? कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये सारी डिटेल्स मेंशन होती है बेटा। नेम, एड्रेस एंड सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द मेंबर ब्रोकर। राइट, जो ब्रोकर है उसका नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन होता है। देन नेम ऑफ द पार्टनर या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, फिर डीलिंग ऑफिस एड्रेस, code number of the member which are given by the exchange, contract number, किस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है इशू किया गया, राइट, सेटलमेंट नंबर एक्सेट्रा, क्लाइंट का नेम, क्लाइंट का कोड नंबर, ऑर्डर टाइम, ट्रेड नंबर, ट्रेड टाइम, क्वांटिटी एंड किस तरह की सिक्योरिटी बेची है खरीदी गई है, देन ब्रोकर रेट, ब्रोकरेज रेट, सर्विस टैक्स रेट, अप्रोप्रिएट स्टैम्प्स जो एफिक्स करनी है, ठीक है, एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन होती है, होनी भी चाहिए। अच्छा, ये सैंपल कॉन्ट्रैक्ट नोट है, एक सैंपल कॉपी है ये किसकी? कॉन्ट्रैक्ट नोट। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रोकरेज that a broker can charge? It is 2.5% of the value mentioned in the respective purchase or sale note। तो कितनी है मैक्सिमम ब्रोकरेज? 2.5%। Why should one trade on a recognized stock exchange for buying and selling shares? See, इन्वेस्टर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगर वो ट्रेडिंग करता है आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए हमेशा बेटर रहता है कि जब भी ट्रेडिंग हो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही हो। ठीक है, अगर ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इन्वेस्टर को बेस्ट प्राइस मिलता है, प्रिवेलिंग एट द टाइम इन द मार्केट, फिर देयर इज लेस रिस्क, राइट, देन इन्वेस्टर के जितने भी ग्रीवियंसेस हैं वो भी हैंडल हो जाते हैं क्योंकि रिड्रेस मैकेनिज्म होता है स्टॉक एक्सचेंज का, फिर कुछ हद तक प्रोटेक्शन भी मिलती है इन्वेस्टर को फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एक्सेट्रा। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटीज बाय खरीदी और बेची जाती है, राइट। और एक चीज और है कि SCRA, राइट,
मैंडेटरी है कि कोई भी ट्रेड जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है वो ब्रोकर्स के थ्रू ही होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ टू नो इफ द ब्रोकर और सब ब्रोकर इज रजिस्टर्ड। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो INB लेटर से स्टार्ट होता है, और सब ब्रोकर का जो होता है वो INS से होता है। तो सेबी की वेबसाइट में लिस्ट है पूरी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की, सब ब्रोकर की। तो इसलिए वन कैन वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेबी। तो सेबी जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। सो अगर ये वेरीफाई करना है कि ब्रोकर सब ब्रोकर रजिस्टर्ड है या नहीं है, सो वन कैन वेरीफाई बाय ये देख के कि रजिस्ट्रेशन, अगर वो रजिस्टर्ड है ब्रोकर तो उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इट विल स्टार्ट विद INB और सब ब्रोकर का INS। तो सेबी की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड ब्रोकर सब ब्रोकर की लिस्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट प्रिकॉशन मस्ट वन टेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने चाहिए व्हेन वन इन्वेस्ट इन द मार्केट, कि जो ब्रोकर जिसके साथ डील कर रहे हो वो रजिस्टर्ड हो सेबी के साथ, ठीक है। अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ नहीं डील करना चाहिए, कि ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए इन्वेस्टर को, क्लाइंट को, कि उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया है ब्रोकर से विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड। देखिए सारे इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, तो इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि जो भी इन्वेस्ट वो कर रहे हैं उसमें जो रिस्क है क्या ये मैच करेगा विद देयर रिस्क टॉलरेंस, क्या वो उतना रिस्क बेयर कर पाएंगे। एंड जितने भी मार्केट में रूमर्स है या रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, इससे मिसलेड नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और इन्फॉर्म डिसीजंस लेनी चाहिए। देन जिस भी कंपनी में कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो पूरा पता होना चाहिए कि कंपनी कंपनी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। उनकी एनुअल रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखने चाहिए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का पता होना चाहिए। और अगर ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस करता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो जो आपने कभी भी नहीं सुनी है, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ, तो आपको एनालाइज करना चाहिए, ध्यान से स्टडी करना चाहिए उस कंपनी के बारे में बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू दैट। देन किसी भी सिक्योरिटी में ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में आप कंफर्टेबल ना हो, राइट। चाहे ब्रोकर कितना भी स्ट्रांगली रिकमेंड करे, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो प्लीज डोंट इन्वेस्ट। देन कोई भी अनाउंसमेंट आती है या कंपनी के बारे में बहुत अच्छी फैंटास्टिक रिजल्ट्स आते हैं तो अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ऐसे अनाउंसमेंट से। वन शुड डू द प्रॉपर सर्च। देन डू नॉट बी अट्रैक्टेड टू द स्टॉक्स बेस्ड ऑन व्हाट इंटरनेट वेबसाइट प्रमोट्स। अब हर कंपनी की जो वेबसाइट है वो भी प्रमोट करती है हमारी ये सिक्योरिटी बहुत अच्छा कर रही है, ग्रोथ है, पोटेंशियल है, लेकिन ऐसे जो है अट्रैक्ट होके पैसा नहीं इन्वेस्टर को लगाना चाहिए। एंड लो प्राइस स्टॉक्स जिसको हम पेनी स्टॉक्स भी कहते हैं, दे डू नॉट गारंटी हाई रिटर्न्स, तो उसको में अगर इन्वेस्ट करो तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ऑल्सो जो स्टॉक जिसके प्राइस एकदम सडनली बहुत बढ़ गए हैं, थोड़ा सा वन हैज टू बी केयरफुल। देन कोई भी टिप जो क्लेम करती है कि हाँ आप यहाँ पैसा लगा रहे हैं आपको ह्यूज रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। देन व्हाट डूज एंड डोंट्स शुड एन इन्वेस्टर बियर इन माइंड व्हेन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो ये चीजें भी वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, कि जो भी इंटरमीडियरी है वो उसके पास सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, ठीक है। और जब भी एंटर कर रहे हैं एग्रीमेंट ब्रोकर या सब ब्रोकर के साथ तो टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए, सेटल होनी चाहिए। और वन इन्वेस्टर हैज टू गिव ऑल द डिटेल्स इन नो योर क्लाइंट फॉर्म। ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए इन्वेस्टर को कि he has read carefully content of this disclosure document, right। कॉन्ट्रैक्ट नोट पे इंसिस्ट करना चाहिए ब्रोकर से कि अगर ट्रेड हो गया है, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गया है, तो इन्वेस्टर शुड आस्क फॉर द कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्रॉम द ब्रोकर, ठीक है। और ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए कि विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी डिटेल्स हो ये भी चेक कर लेना चाहिए, ये सारी डिटेल्स।
राइट। एंड साइन किया होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नोट बाय ऑथराइज सिग्नेटरी। देन क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहिए ट्रांजैक्शन को। कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं? एनएससी की वेबसाइट पे लॉग इन करके, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेड वेरिफिकेशन है, गो टू दैट सेक्शन एंड वन कैन वेरीफाई। देन जब भी शेयर्स डिलीवर करते हैं ब्रोकर को, तो इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इट इज मेड ओनली टू द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ द ब्रोकर। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। देन ब्रोकर को इंसिस्ट करना चाहिए कि वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड करे periodical स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, राइट। एंड ऑल्सो जब भी इन्वेस्टर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ही शुड नॉट अंडरटेक डील ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। वो किसी और के बिहाफ में डीलिंग ना करे, ठीक है, और ट्रेडिंग करे अपने नाम में। देन सिमिलरली डीमैट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है, ये भी डीमैट अकाउंट से ही होनी चाहिए, इन्वेस्टर के अपने डीमैट अकाउंट से, नॉट फ्रॉम दी फैमिली मेंबर्स अकाउंट। तो किसी और के अकाउंट से डीमैट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ब्लैंक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप साइन नहीं करनी चाहिए, जैसे ब्लैंक चेक मना करते हैं ना साइन करने के लिए, सिमिलरली। सो कोई भी इंटरमीडियरी अगर वो आपको एश्योरेंस दे रहा है कि आपको जहां अगर आप इधर इन्वेस्ट कर रहे हो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, ठीक है, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ऑल्सो वन शुड नॉट गिव मनी एज डिपॉजिट अगेंस्ट एश्योरेंस ऑफ रिटर्न। अगर ब्रोकर एश्योरेंस दे रहा है कि आपको यहाँ पैसा लगाओगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो यू शुड नॉट गिव योर मनी एज डिपॉजिट। देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इसको हम बोलते हैं PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। मैं हाईलाइट कर देती हूँ व्हाई दिस इज, या सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये तभी ऑफर करनी चाहिए मिडिलमैन को। इट कुड बी ऑफर्ड ओनली बाय मिडिलमैन जिसने पहले सेबी का अप्रूवल लिया हो फॉर दी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट। किसी अनऑथराइज पर्सन को फंड्स नहीं प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये काफ़ी सारी, देखिए कितनी सारी इंस्ट्रक्शन चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है। कि डिलीवरी इंस्ट्रक्शन जो स्लिप्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको ब्लैंक साइन करके नहीं रख देना चाहिए, ठीक है। जब भी आप इंटरमीडियरी से बी कॉशियस वाइल टेकिंग फंडिंग फॉर्म ऑथराइज्ड इंटरमीडियरीज, सो ये भी ध्यान में रखना है। और आपको also you have to insist on execution of all the orders under unique client code allotted to you। हर इन्वेस्टर को एक कोड मिलता है जिसे बोलते हैं यूनिक क्लाइंट कोड, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर्स अगर आपने ब्रोकर को बोले हैं कि आपको एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है, तो इन्वेस्ट ब्रोकर को वो सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने चाहिए अंडर द यूनिक क्लाइंट कोड, राइट। तो ये हमारे कवर हो गए। देन अगर पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी को दे रहे हो, ऑथराइज कर रहे हो किसी को फॉर ऑपरेशन ऑफ योर डीपी अकाउंट, ठीक है, हर इन्वेस्टर का एक डीपी अकाउंट होता है। तो अगर इन्वेस्टर किसी को ऑथराइज कर रहा है कि वो इन्वेस्टर का डीपी अकाउंट ऑपरेट कर सकता है थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वन शुड मेक श्योर कि ऑथराइजेशन जो है वो इन्वेस्टर किसको कर रहा है, सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रोकर को, और एक लिमिटेड पर्पस के लिए ही कर रहा है, ठीक है। और जितनी भी डीपी स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए पीरियोडिकली। ऑथराइजेशन जो इन्वेस्टर दे रहा है ये भी चेक करना चाहिए कि वो जिस पर्पस के लिए उसने रजिस्टर्ड ब्रोकर को ऑथराइज किया था टू ऑपरेट डीपी अकाउंट, क्या वो उस पर्पस के लिए ही उस पर्पस को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर कभी रॉन्ग एंट्रीज दिखती हैं तो इसको इसकी जो रिपोर्ट है वो ऑथराइज्ड मिडलमैन को राइटिंग में देनी चाहिए, ठीक है। और डोंट एक्सेप्ट अनसाइंड या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट शुड बी ओरिजिनल एंड इट शुड बी प्रॉपरली साइंड। एंड वो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट इन्वेस्टर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो अनऑथराइज पर्सन ने साइन किया है। एंड वन मोर थिंग कि
इन्वेस्टर को पेमेंट्स में डिले नहीं करना चाहिए, या अगर पेमेंट कब करता है इन्वेस्टर, ठीक है। कोई भी क्लाइंट है, क्लाइंट मैं वर्ड यूज करती हूँ, क्लाइंट है और ये ब्रोकर है, ठीक है। अगर क्लाइंट खरीद रहा है शेयर्स, तो वो ब्रोकर को क्या देगा, क्लाइंट फिर ब्रोकर क्या कर रहा है, शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, तो क्लाइंट पेमेंट करेगा ब्रोकर को, तो ये पेमेंट टाइमली ब्रोकर को देना चाहिए। ऐसे अगर क्लाइंट जो है ब्रोकर के थ्रू सेल कर रहा है, तो उसको अपने शेयर्स भी टाइमली डिलीवर करने चाहिए ब्रोकर को। कोई भी डिस्प्यूट होती है तो ब्रोकर की नॉलेज में इमिडिएटली लाना चाहिए, ठीक है। अगर सब ब्रोकर से डिस्प्यूट होती है तो मेन ब्रोकर को इन्फॉर्म करना चाहिए राइटिंग में, ठीक है। और सब ब्रोकर अगर रिजॉल्व नहीं करता है कंप्लेंट विद इन द रीजनेबल टाइम पीरियड, तो इन्वेस्टर सर्विस सेल, जो एनएससी का सेल है, उनके नॉलेज में लाना चाहिए। तो जब भी कंप्लेंट इन्वेस्टर लॉन्च करता है, फाइल करता है विद द इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल, तो इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट, प्रूफ ऑफ पेमेंट, इन सब की कॉपीज भी अटैच करनी चाहिए, राइट। देन जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सर्कुलर्स जो स्टॉक एक्सचेंज या सेबी इशू करता है टाइम टू टाइम, उनके साथ पूरी फेमिलराइज होना चाहिए, ओके। सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेबी स्कोर्स और सेबी कंप्लेंट redressal mechanism, right? So let me see how lengthy this topic, yeah, we can cover in this video. सो ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत अननेसेसरली लेंदी हो जाएगी। व्हाट इज सेबी स्कोर्स और सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। सो कई बार क्या होता है कि व्हेन यू हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद सेबी, तो कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेंट होती है लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट या उन मिडलमैन के अगेंस्ट जो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है। तो इसके सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ऐसी कंप्लेंट में पहले तो जिस कंपनी से थोड़ी सी डिस्प्यूट्स है या मिडलमैन से है, वन शुड अप्रोच द कंपनी और द मिडलमैन। लेकिन अगर रिस्पॉन्स इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर उस केस में यहाँ पे देखिए, स्कोर्स फैसिलिटेट टू लॉन्च द कंप्लेंट ऑनलाइन विद द सेबी। तो इस केस में क्या करना चाहिए, सेबी टेक्स अप द कंप्लेंट रिलेटेड टू द इशू। अगर कंपनी ने आपकी कंप्लेंट को हैंडल कर रही है, सॉल्व नहीं कर रही प्रॉब्लम, तो सेबी जो है वो सारी कंप्लेंट्स, जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के ट्रांसफर से रिलेटेड हो या पेमेंट से रिलेटेड हो, सेबी टेक अप द कंप्लेंट, राइट। Yeah, next one is scores. Score basically refers to as SEBI complaint redressal system, right? तो ये फैसिलिटेट करता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वन कैन फाइल द कंप्लेंट ऑनलाइन, राइट। अगर इसके लिए अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो क्या प्रोसेस है कि आप कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, स्कोर्स पोर्टल पे जाएंगे, क्लिक करना है कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन अंडर द इन्वेस्टर कॉर्नर। तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, कंप्लेंट डिटेल्स है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह हो जाता है। सो जब भी व्हेन द इन्वेस्टर हैज सक्सेसफुली सबमिट द कंप्लेंट, तो सिस्टम एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करता है। ये हाईलाइट कर देती हूँ, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे सिस्टम। तो ये वाला नंबर अगर फ्यूचर में कभी भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है पोर्टल में, तो वन कैन यूज दिस नंबर, ठीक है। और ईमेल जो है, ईमेल भी रिसीव करेगा इन्वेस्टर, जिसने भी कंप्लेंट फाइल की है उसको ईमेल आएगी जो एक्नॉलेज करती है कि हाँ कंप्लेंट फाइल कर दी गई है एंड दिस इज द कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। नाउ products in the secondary market, this I am going to continue in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.